आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा चैप्टर नंबर 3 यूनिट 1 में ही है। अभी तक हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट नहीं किया। यूनिट 1 में बोले थे ना 4 चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है, तो उसमें से एक चैप्टर ये भी है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है और एक ही क्वेश्चन है बस, इसलिए देखो ये चैप्टर एक ही पेज में ख़त्म है। इससे 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, और उसका आंसर ये पेज में दिया हुआ है। वो क्या आएगा? क्वेश्चन में रहेगा मेंशन एनी 5 इनकम दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब देखो बहुत सारा ऐसा इनकम है जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, मतलब जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा इनकम है, लेकिन आपको पूछेगा कोई भी 5, तो हम 2 चीज़ कर सकते थे। पहला, आप लोग को बैठाकर वो पूरा लिस्ट देते और जो 50, 60, 100 जितना भी एग्जेम्प्टेड इनकम है सबको आपको बताते, या दूसरा जो हम करेंगे कोई भी आपको अच्छा 5 इनकम जो कि एग्जेम्प्टेड है वो एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग उसको याद कर लेना, आप लोग उसको एग्जाम में लिख देना, काम हो गया। हम 60-70 इनकम जानकर क्या करेंगे या याद करके उसमें उतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? टैक्स का सिलेबस ऑलरेडी बहुत वास्ट है। तो 5 इनकम हम ऐसे बताएंगे जो कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, उसको आप लोग याद कर लेना, लिखना सीख लेना और एग्जाम में आए तो उसी को लिख दीजिएगा। अब किसी को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा है कि नहीं हमको तो जनरल नॉलेज के लिए जानना है, तो भाई प्रयास का जो बुक है इनकम टैक्स का लाइब्रेरी से ले लेना, एग्जेम्प्टेड इनकम का वो चैप्टर खोलना, उसमें आपको 100 से ज़्यादा एग्जेम्प्टेड इनकम मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनकम विच इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स वो है एग्रीकल्चरल इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पहला है एग्रीकल्चरल इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। एग्रीकल्चरल इनकम का क्या मीनिंग है? वो इनकम जो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करके कमाते हैं उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो एग्जेम्प्टेड इनकम के कैटेगरी में। फार्मर्स जो खेती बाड़ी करता है उन लोगों के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं रहता है। आपको बोलेगा फार्मर तो ऐसे ही गरीब है क्या टैक्स देगा? पंजाब और हरियाणा का एक फार्मर करोड़पति है, BMW ऑडी लेके घूमता है, उन लोग के पास एकड़ ज़मीन है, 1 रुपया टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है? अच्छा, एक और बात बता दे रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर चाह कर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगा भी तो वो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकता। बट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स आज तक इंडिया में लगाया नहीं है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। क्यों? क्योंकि किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी देखो इलेक्शन आ रहा है, सब बोल रहे हैं किसान के लिए ये करेंगे, किसान के लिए वो करेंगे। तो किसान के क्यों? क्योंकि इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है बात? किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इस वजह से एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स रखा गया है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो पहला इनकम विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स क्या होगा? एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम को डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, वो सब हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, एग्रीकल्चरल इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्लियर हुआ? कोई दूसरा इनकम? सम received by a member of from HUF, by a member from HUF। HUF का फुल फॉर्म सही बताएगा, बताओ रोहित। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है? सम मतलब मनी रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑलरेडी एक पर्सन के कैटेगरी में आ जाता है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो प्रॉफिट या जो पैसा है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अगर उसका कोई मेंबर को मिल रहा है तो वो मेंबर एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स।
अब इसको हम ध्यान से समझा रहे हैं। मान लो देखो, रोहित के फादर का बिजनेस है। अब रोहित लोग 2 भाई हैं, ठीक है, ये लोग दोनों जॉइंट फैमिली में ये बिजनेस चला रहे हैं, इसके फादर और ये लोग दोनों भाई, ठीक है। अब मान लो कल को रोहित का भी 2 बच्चा हो गया, उसके भाई का भी 2 बच्चा हो गया, ठीक है। अब ये जो 5 मेंबर है, दादा भी है, अभी फादर लोग भी और बच्चे लोग भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है। तो ये 7 का जो बिजनेस है इसको क्या कहलाएगा? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कुछ प्रॉफिट अर्न किया, मान लो 10 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न किया। ये 10 लाख में से रोहित बोला कि हमको 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, हम बहुत काम किए, हमको 2 लाख रुपया दीजिए। तो ये 10 लाख में से 2 लाख रुपया रोहित को दे दिया गया। अब रोहित को ये 2 लाख रुपया जो मिला है, इसके ऊपर उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मेंबर ऑफ HUF रिसीविंग प्रॉफिट और एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्यों? क्योंकि भाई HUF ये जो 10 लाख रुपया का प्रॉफिट है, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे दिया गया है, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे दिया गया है। अब जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है, हम फिर से टैक्स देंगे तो डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? ये तो जोर जुल्म हो जा रहा है हम लोग के साथ। ऐसे तो सब बोलेगा भाई हमको भी मुसलमानी का तरह ट्रीट करो, नहीं चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एग्जेम्पशन। समझ में आ रहा है बात? तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में ये एग्जेम्पशन रखा गया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेंबर है, उसको जो भी प्रॉफिट या पैसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से मिल रहा है, उसके ऊपर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर, बिजनेस का मेंबर आप कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? जन्म लेकर। समझ में आ रहा है बात? जन्म लेकर। तो हिंदू अनडिवाइडेड, मान लो ये लोग दोनों जिसका बच्चा है, अभी जस्ट जन्म ही लिया, लेकिन ये लोग भी पार्टनर बन गए, ओनर बन गया ये बिजनेस का। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है, उसमें आपको मेंबर बनने के लिए बस उस फैमिली में जन्म लेना है। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से आप मेंबर बन गए। अब आप भले कुछ किए हो या नहीं किए हो। हाँ बोलो। 10 लाख में से जगह किसी को अगर हम कुछ और को 8 लाख रुपया देते तो उसके ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता, अगर वो मेंबर है HUF का। रोहित की जगह मान लो इन लोग का कोई भाई रहता, कोई बच्चा रहता, नहीं लगता। कोई भी मेंबर HUF का अगर उसको HUF से इनकम जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट या पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर वो टैक्स नहीं रहेगा इफ ही इज द मेंबर ऑफ HUF। समझ आ रहा बात? लेकिन मान लो रोहित की जगह जहीर है, और जहीर को 2 लाख रुपए इसलिए दिया गया क्योंकि जहीर काम करता है HUF में, मेंबर नहीं है, ये वहाँ पे काम करता है, मैनेजर है, इसको तो सैलरी मिला ना, इसको 2 लाख के ऊपर देना पड़ेगा टैक्स, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ HUF, ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ HUF। वो HUF का एम्प्लॉय है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो वर्कर है, स्टाफ है, थोड़ी ना वो बेटा थोड़ी है या पोता थोड़ी है। ही इज नॉट द सन और ग्रैंड सन, ही इज द एम्प्लॉय। तो उसको पे करना पड़ेगा टैक्स, तब उसका इनकम एग्जेम्पशन नहीं है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो। दूसरा कैटेगरी कंप्लीट, ठीक है ना? चलो अब आते हैं तीसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। ये एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A हमारे ना पूरा। अब देखो यहाँ पे बोला गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 10 पार्टनर है। अब ये पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट ये 10 पार्टनर में बटेगा। हर एक पार्टनर को जो प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट के ऊपर ये पार्टनर लोग को टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड है। क्यों एग्जेम्प्टेड है सर? वही सेम रीजन HUF के लिए।
भाई पार्टनरशिप फर्म भी तो पर्सन के कैटेगरी में आता है, तो पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स वो दे देता है, तो वो तो टैक्स दिया हुआ पैसा है। उसके बाद जब पार्टनर लोग में बट रहा है तो फिर पार्टनर लोग वापस से क्यों टैक्स देगा? तब तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट तुम लोगों को? सेम वही रीजन की वजह से इसको भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है, जो भी प्रॉफिट उन लोगों को मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, उस प्रॉफिट के ऊपर उन लोगों को टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। क्लियर हुआ पॉइंट? नाम अलाउंसेज और परक्विजिट्स आउटसाइड इंडिया। अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स आउटसाइड इंडिया। अब देखो यहां पे रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसीव्ड बाय एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is non-taxable under section 10 subsection 7, section 10 subsection 7। अब ध्यान से समझिए इस बात को। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको बाहर भेज रहा है जॉब के लिए और बाहर में उसको कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है या पर्क्स मिल रहा है, परक्विजिट्स। अब ये अलाउंसेस और परक्विजिट्स क्या है, जब सैलरी वाला चैप्टर करवाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे। मतलब कोई भी फैसिलिटी मिल रहा है उसके ऊपर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब क्या मतलब है इसको? हम लोग टाइगर पिक्चर देखे ना सलमान खान का। अब देखो सलमान खान अलग अलग कंट्री में जाके, सलमान खान नहीं मतलब रॉ एजेंट जो है या जो भी जासूस है, IB के एजेंट एंड ऑल है, अलग अलग कंट्री में जाकर भेस बदल बदल के रह रहे, काम कर रहे। अब वहाँ पे मान लो कोई अमेरिका में, अब अमेरिका तो महंगा जगह है, यहाँ पे सैलरी है इंडियन गवर्नमेंट का स्टाफ का 80,000, और 80,000 में अमेरिका में क्या होगा उसको? तो उसको बहुत सारा अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स भी मिलता है। उस अलाउंसेस या परक्विजिट्स जो बेनिफिट मिल रहा है उसके ऊपर एक इंडियन सिटीजन को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रहा है इंडिया के बाहर जाकर काम करने की वजह से, उसके ऊपर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो फिर से बता रहे, SBI बैंक का बहुत सारा जगह ब्रांच है, दुबई में भी है, सऊदी में भी है, अलग अलग कंट्री में है ना। हम SBI ब्रांच का मैनेजर सिलेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम पास करके, SBI PO, ठीक है। तो SBI ब्रांच का जो PO या मैनेजर का जो सैलरी है वो मान लो महीना का 1 लाख। बोले 1 लाख क्या करेंगे इतना रुपया का? हमको बोला कि हम 1 साल काम किए, मेरा काम उसको बहुत अच्छा लगा। बोले सुनिए आप, काम हमको बहुत अच्छा लगा, आप एक काम करिए दुबई वाला ब्रांच आप संभालिए। हम खुश, वाह दुबई वाला ब्रांच में जाके रहेंगे। अरे 1 लाख रुपए सैलरी है। मुझे जा भाई क्या होगा, यहाँ पर तो 1 लाख में गाड़ी वाड़ी के साथ घूम रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, वहाँ 1 लाख में क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोलेगा क्या टेंशन क्या है ले रही है इतना, वहाँ जाइए सैलरी 1 ही लाख रहेगा। तो अगर सैलरी बढ़ा देंगे तो सब बोलेगा वही काम के लिए हम लोग का सैलरी कम, उन लोग को ज़्यादा मिल रहा है। बोला जाएगा आपको अलग से अलाउंसेस देंगे, महंगा जगह है ना, महंगा जगह में रहने के लिए आपको अलग से अलाउंसेस देंगे। आपको घर का पैसा रेंट का अलग से देंगे, गाड़ी का भाड़ा अलग से देंगे, आपको परक्विजिट 2-4 तो सर्वेंट दे देंगे आपका ख्याल रखने के लिए। हम लोग बोलेंगे हाँ तब तो सही, सैलरी 1 लाख और फैसिलिटी मिल गया 2 लाख तक। ये जो 2 लाख का फैसिलिटी मिला है, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स मिला है, इसके ऊपर हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मेरा जो सैलरी है 1 लाख उसके ऊपर सिर्फ हमको टैक्स देना होगा। तो जब कोई इंडियन सिटीजन इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ मतलब बोलने पे कुछ काम कर रहा है इंडिया के बाहर और उसकी वजह से उसको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है अलाउंसेस और परक्विजिट्स के नाम पे, उस अलाउंसेस और परक्विजिट्स पे उसको टैक्स नहीं देना है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब समझ में आया? चौथा एग्जेम्पशन,
ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। उसी तरह से मान लो कोई साइंटिस्ट, इंडिया का गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में ना DRDO, इसरो, अपना इसरो है ना, इसरो वाला नहीं, इसरो चांद में जाने वाला इसरो, क्या ना फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब उसका कुछ साइंटिस्ट को बोला जाता है आप लोग नासा जाके ट्रेनिंग लीजिए। अब उन लोगों का तो सैलरी फिक्स है, अब नासा है अमेरिका में, वो जा रहे हैं नासा ट्रेनिंग लेने के लिए, भाई तो महंगा जगह है, सैलरी में काम थोड़ी चलेगा, उन लोग को अलग से अलाउंसेस और परक्विजिट्स दिया जाएगा ताकि वहाँ का महंगाई के साथ कोप अप कर सके। तो बोलेगा भाई को कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग में नहीं जाने, हम अपना कलकत्ता ही में बैठ के ठीक है, चांद तो यहाँ से भी उतने बड़ा नज़र आ रहा है, समझ में आया? तो इस वजह से अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स नहीं रखा गया है। क्लियर पॉइंट। चलो अब आते हैं लास्ट पॉइंट, स्कॉलरशिप। लास्ट पॉइंट, स्कॉलरशिप्स किसको किसको मिला है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 16, सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 स्कॉलरशिप्स जो मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखो हम ऑडिट्स एंड अकाउंट, वेस्ट बंगाल ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज का जब प्रीलिम्स क्लियर किए थे तो वो ग्रुप ए एग्जाम था, तो हमको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिला था, उसके ऊपर हमको कोई टैक्स देना नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है बात? तो कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिलता है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये 5 ही है सर, बहुत है। एनी अवार्ड्स और रिवॉर्ड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? डेली अलाउंसेस रिसीव बाय द MP एंड MLA नॉन टैक्सेबल। इनकम जनरेटेड बाय द लोकल अथॉरिटी बाय प्रोवाइडिंग नेसेसिटी ऑफ लाइफ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रोवाइड करके जो लोकल अथॉरिटी पैसा कमा रहा है नॉन टैक्सेबल। तो बहुत सारा है जो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है। उतना हम पढ़ाने जाएंगे तो 2-3 क्लास इसी में लग जाएगा। 5 को सही से बताए, एक्सप्लेन किए, एग्जाम में नाम बोल के नहीं पूछते, बोलते हैं राइट एनी 5 इनकम दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। 5 को छाप देना है सेक्शन के साथ, लिखना है, 2-2 लाइन अपने से बना के एक्सप्लेन कर देना है, 5 में 5 डन पूरा। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? ये चैप्टर हम लोग का हो गया है कंप्लीट। किसी को भी कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं।